सोशल मीडिया पे हम इन्हें जानते हैं अली, आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे कि जो हुकूमत की तवाना आवाज़ बनते हैं। हुकूमत के किए गए वो काम जो कि आवाम को बराह रास्त फ़ायदा देते हैं, ये उसे सराहते हैं, लेकिन वो काम जो कि आवाम को तकलीफ़ देते हैं या आवाम की सेहत के लिए, आवाम के भले के लिए नहीं होते, उसको आड़े हाथों भी लेते हैं। सोशल मीडिया पे हम इन्हें जानते हैं असद आर चौधरी के नाम से। इनका असल नाम है असद रशीद चौधरी। ये कौन है और बिज़नेस कितना बड़ा है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से की, इन्होंने हमें बताया कि बहुत ही स्ट्रगलिंग फेस से ज़िंदगी के गुज़रे हैं। और आज हमने इनसे ये जानने की कोशिश करनी है कि वो बच्चा जो कि एक छोटे से घर में पैदा होता है, वो बच्चा जिसके इर्द गिर्द लेविश लाइफ नहीं होती, ना वो गाड़ी में बैठा है, वो चिंची में भी सफ़र करता है, वो सूखी रोटी भी खा लेता है, लेकिन वो बिलियनियर कैसे बन सकता है, ये ज़रा आज आपके पॉडकास्ट में आपने ये तमाम जर्नी आपने देखनी है। और बहुत सारे लोग इससे इंस्पिरेशन भी लेंगे और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी तब्दील करने की भी कोशिश करेंगे। असद रशीद चौधरी साहब, असद आर चौधरी साहब, आपको जी हमारे प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया से तो हम आपको जानते हैं, मुलाकात हो गई आज आपके साथ। ये बताइएगा आप हैं कौन, कहाँ से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की और अब कहाँ पे पहुँच चुके हैं? मिस मैं बेसिकली जो है वो बाय प्रोफेशन तो एंटरप्रेन्योर हूँ। सोशल मीडिया पे लोग मुझे जो है वो कुछ सहाफ़ी भी समझते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उससे पहले जो मेरा बैकग्राउंड है, आई वाज बॉर्न इन अ वेरी स्लम एरिया ऑफ शेखुपुरा। बहुत ही रूरल बैकग्राउंड है,
और ये कि वही एक जो देहाती लाइफ होती है कि आप टाट स्कूल में पढ़ते हैं, बोर्ड के नीचे दरख्त के नीचे बैठते हैं, बगैर चार दीवारी वाले स्कूल में जो है ना वो जाते हैं, नीली यूनिफॉर्म पहनते हैं, मास्टर से जो है वो सोटियाँ खाते हैं और साइकिल का टायर लेके डंडे के साथ जो है वो चलाते हैं, तख्ती पोंछते हैं, वो जो ऊपर गोबर लगा के और गाची लगा के और कलम से लिखते हैं। तो वो वाले बैकग्राउंड से जो है उठे और ये कि बहुत ही स्ट्रगल की। मतलब मुझे सिर्फ ये था कि उस एज में भी मुझे पता था कि मैंने क्या बनना है, मुल्क के लिए कुछ करना है, दुनिया में नाम पैदा करना है, ग्लोबल लेवल पे अपनी जो है ना और वो पहचान कौन सी एज थी? मतलब जब आप होश संभालते हैं कि आप 8-10 साल की उम्र में सोचना आपको थोड़ा सा शऊर आना शुरू होता है। मतलब मैं 14-15 साल की उम्र में मुझे याद है कि मैं 6-7 अखबार पढ़ता था रोज़ नाइयों की दुकान पे जाके ना। वो भी अपने नहीं थे अखबार। ऑब्वियसली वो तो हमारे घरों में तो अखबार एक लग्जरी समझी जाती थी ना, टेलीफोन लगा होना बड़ी बात होती थी, किसी साथ वाले मोहल्ले के किसी 6 घर 7 घर छोड़ के फ़ोन लगे होते थे उस ज़माने में। और अखबार भी जाके जो है ना वो लोगों की दुकानों पे, हमारे जो हजाम होते हैं उनकी दुकान पे जाके तो अखबार किसी की जगह एक अखबार पढ़ लिया, दूसरे के बाद दूसरा। तो मुझे एक होता है ना नॉलेज सीकर, जिसके जहन में सवाल होते हैं वो सीखता है, हर चीज़ से सीखता है, लोगों के साथ, बड़ी उम्र के लोगों के साथ बैठना, उनसे जो है ना मुबाहिसे करना। उस मतलब मेरे अमूमन दोस्त भी मुझसे 10-15 साल की एज में बड़े होते थे, तो मैं उनके पास बैठता था ना तो मैं उनकी चीज़ों को समझता था, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पूछता था। तो उस चीज़ से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने लर्न किया, फिर पढ़ा। अच्छा असद साहब, आज तो बच्चे कहते हैं कि हम ए लेवल करें या ओ लेवल करें या मैट्रिक करें, एफएससी करें या इंटर करें, फिर हम कामयाब होंगे। क्या आप भी ऐसा सोचते थे, ये सब कुछ करूँगा तो फिर कामयाब होगा? वी शुड नेवर कन्फ्यूज एजुकेशन विद इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है ना वो और चीज़ है। आप नॉलेज सीकिंग करते हैं, आप लोगों को, मुआशरे को पढ़ते हैं, आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं, वो एक अलग तरह की आपकी है। डिग्री जो है ना वो आपके तालीमी अखराजात की रसीद होती है। तो बाद औक़ात आपको बड़े पढ़े लिखे जाहिल भी नज़र आएंगे पूरे मुआशरे में, और बड़े बड़े जो है ना वो कम पढ़े बड़े विजडम वाले नज़र आएंगे। हमारे बहुत से आपको बुजुर्गाने दीन भी इसी तरह के मिले, और गाँव देहात में चले जाएँ चौपालों पर बैठे, बड़ी विजडम होती थी उनके पास। तो ये कि आपको अगर शऊर है अल्लाह ने दिया, तो तालीम जो फॉर्मल डिग्री होती है, मुझे होता है कि उस चीज़ का एक असर होता है, बट ये कि आपको जो सीखने का अमल है ना वो उसकी एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। तो मैंने वहाँ से अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। और फिर ये कि मतलब एक ऐसा वक्त है कि मैं 16-17 साल की उम्र में लाहौर रेलवे स्टेशन पे बर्तन धोता था चाय के ढाबे पे, इतनी गुर्बत थी हम वैसे। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा सा एक पोस्ट दूंगी, क्योंकि अभी जो हमारा देखने वाला है ना वो ये नहीं जानता कि असद के पास कितनी दौलत है। वो ये जान चुका है कि असद जो है वो लकड़ी के साथ टायर चलाता था और तख्ती से और कलम से लिखता था, टाटो बाटो वाले स्कूल से। हम पहले चलते हैं कि आपकी वर्थ, जो नेट वर्थ होती है, वो आपने कितनी बना ली, और फिर आपके स्ट्रगल पे आते हैं, जब ताकि देखने वाला जो है ना वो उसको पता चल जाए कि मैं वहाँ से वहाँ जा सकता हूँ, उसको हमने उम्मीद देनी है। देखिए, मैं जैसे एज ए सेड कि मैं 16-17 साल की उम्र में लाहौर रेलवे स्टेशन पे बर्तन धोने वाला जो लड़का है, टीनेजर है, वो 24-25 साल की उम्र में अरबपति बन गया था। अब लेकिन बाहर जाके बना था, पाकिस्तान में नहीं था। मैं दुबई चला गया, मिडल ईस्ट पे रहा, और फिर उसके बाद ये कि अगेन डाउनफॉल आया। द एज ऑफ 30, एज ऑफ 35 आई अगेन बिकेम बिलियनियर, क्योंकि आपको अल्लाह ने विजन दिया, उसी तरह की किस्मत दी है, उसी तरह की आपकी सोच है। और ये कि मैं मेहनत समझता हूँ मेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसके अंदर, बट मुझे होता है कि मेरे ना मैं बहुत खुशगुमान हूँ, हर चीज़ से खुशगुमानी रखता हूँ। मुझे अपनी किस्मत का, अपनी इर्द गिर्द की हर चीज़ से पॉजिटिव जो है ना वो मतलब रहना, तो तवक्कल है। अच्छा, थोड़ा सा रूहानी पहलू है कि मैं ना मतलब जानवरों का, इंसानों का बहुत ख्याल करने की कोशिश करता हूँ। मतलब चिड़ियों का, परिंदों का, कीड़े मकोड़ों का, इंसानों का, ज़रूरतमंदों का। तो आप गिव बैक करते हैं सोसाइटी को, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो होता है ना, आप अपनी तरफ ही सिर्फ आपका फोकस होता है, तो वो उस चीज़ से भी आपका जो है ना वो शायद कोई अल्लाह की तरफ से निज़ाम है कि वो लिमिटेशंस आपकी जो है ना वो लगती है। पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स कैचेस पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव वाइब्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें, फिर उसके बाद ये कि मैं जैसे पढ़ता हूँ बहुत, मतलब मुझे मेरे फेवरेट जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरा फेवरेट लाइंस है ना। ये चीज़ मुझे लगता है रूहानियत भी आपके इस अमल के अंदर, सक्सेस में बरकत ज़रूर होनी चाहिए। पैसा एक
एक वो चीज़ है जिसको हम मेयार समझते हैं कामयाबी का, बट वो कामयाबी का वो सिर्फ मेयार नहीं है कि आपके पास पैसा नंबर्स कितने हैं, उसके अंदर बरकत कितनी है, आपकी बिल्कुल। इज्जत कितनी है माशरे के अंदर, आपकी जो है वो आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो वो चीज़ एक, और इंटेलेक्चुअली कितना आपने जो है ना वो ग्रो किया है। ठीक। तो मुझे ये एक कलेक्टिव पैकेज फॉर्म में जो है ना वो नज़र आता है कि सक्सेस जो है ना वो इस तरह की होनी चाहिए, और कोशिश करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस तरह से पैकेज फॉर्म में अपनी सक्सेस को जो है ना वो अचीव करके ठीक रखूँ। है, अब आपकी जर्नी शुरू करते हैं। आपके पास कितने पैसे थे जब आपने सोचा हम्म, कि मैं हिजरत करूंगा हम्म। और भी पैसा कमाऊंगा? फिर आप हिजरत करके कहाँ गए और कितना पैसा लेके गए? अच्छा, मैं जब गया तो विज़िट वीज़ा पे गया था दुबई, तो इतने कम पैसे थे, उधार कहीं से लिए रिश्तेदारों से कि जी आपको कुछ महीनों में लौटा देंगे, और कितने? ये कि लाइक 50,000 उस ज़माने में लगे होंगे, रिटर्न कितने, टिकट कौन होती से है। ज़माने में? इट वाज वे बैक इन 1999 एंड 2000, और ये कि टिकट जो है ना वो ली, और वीज़ा भी लिया, जो चार्जेस होते हैं, और मेरी जेब में सिर्फ पाकिस्तानी 2700 रुपये थे, जो 185 समथिंग दिरम्स बने उस ज़माने में। तो 185 मतलब यू कांट सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड, वो 2-4 दिन तो गुजार सकते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन गुजार सकते हैं, बट ये कि मैं बस इतने पैसे लेके चला गया, और वो लंडे के कपड़े जो है ना वो ख़रीद के ऑल्टर करवा के, और वो जो शोल्डर बैग होता है ना, हम कहते थे मोढे पे बैग रख के ना, तो गाँव से जैसे एक होता है ना शहर में जाते हैं आप, उस तरह की लाइफ हो गया। और ट्रेन पे बैठ के लाहौर से कराची गया, कराची से सबसे सस्ती एयरलाइन पे बैठ के दुबई गया, दुबई में पहली रात में सड़क पे फिरता रहा। अच्छा, मेरी मतलब फिज़िकल ना कुछ मुझे इश्यूज़ भी थे, जैसे मेरी आई साइट बड़ी वीक थी, तो मैं चश्मा लगाता था मोटा सा, बट मैं वो लेंस लगाना शुरू हो गया, बाद में मैंने लेज़र ऑपरेट करवाया, ठीक हो गया। बट आपके पास सब कुछ ही नहीं था, ना पैसा था, ना पहचान थी, ना जानने वाले थे, ना स्किल थी, ना कोई एजुकेशन, बड़ी डिग्री थी पर एक अल्लाह के नॉर्मल ऊपर तवक्कुल था। तो अल्लाह का तवक्कल था। मैंने कहा मैं बस जाऊंगा तो कुछ बन जाऊंगा। ठीक है। और मतलब मैंने बताया, बचपन में ही मैं अपने मोहल्ले में रहता था, तो मैं इंडिया के सबसे जो उस वक्त अमीर आदमी थे ना, रिलायंस ग्रुप का जो मालिक था, जिसका बाद में इंतकाल हो गया, तो वो धीरू भाई अंबानी, वो मेरा एक रोल मॉडल होता था, यार इतना अमीर होना है आपको, क्या इतना आपने कामयाब। उनके बारे में पढ़ा? न्यूज़पेपर ऑब्वियसली में हाँ, पढ़ा? यकीनन क्योंकि नेट तो उस वक्त इतना आम नेट नहीं नहीं था। होता था, अखबारात में ही पढ़ते थे, और फिर ये कि आप किताबें पढ़ते थे। मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ता था, डाइजेस्ट बहुत पढ़ता था, किताबें बहुत पढ़ता था। जो चीज़ मिलनी मैंने पढ़ नहीं, अखबार पेशानी से लेके ना इदारी आखिरी वर्ड तक मैंने पढ़ लेना, सारे कॉलम्स पढ़ लेने, खबरें सारी पढ़। अच्छा, अखबार के अंदर आपको क्या इकोनॉमी भी मिलती है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी मिलता है आपको, उसके अंदर जो है स्पोर्ट्स मिलता है, हर चीज़ आपको उसके अंदर मिलती है। तो मुझे वो चीज़ें जो है उससे लगा कि बहुत सीखने को जो है ना वो मिलता है। तो वो मुझे मेरे रोल मॉडल उस जो है ना वो दौर में थे, और इस तरह से और कुछ बड़े बड़े लोग जो इंटरनेशनल ग्लोबल पर्सनालिटीज़ थी, मैं उनको देखता था। बिल गेट्स को देखना कि इस तरह का जो है ना, तो वो भी जर्नी शायद उसका थोड़ा शुरू हुआ था। बट ये कि कुछ करना था लाइफ में, मुझे होता था कि मैं जब दुनिया से जाऊँ तो मेरा नाम इज्जत से लोग लें, मुझे जो है ना वो ये सोचे कि अच्छा इंसान था। मुझे ये नहीं था कि बहुत अमीर था, बहुत बड़ा आदमी था, एक अच्छा इंसान था जो दुनिया से गया और पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करके गया सोसाइटी में, जिसका नाम बाद में लोग इज्जत से लें। तो वो मुझे अर्ली चाइल्डहुड में इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी कि अभी से अपनी लाइफ को वैसे मैंने प्लान करना है। ठीक है असद, आप दुबई चले गए, 27-28 हज़ार आपके पास था। 27-2800 27-2800 100 रुपये? रुपये, हाँ। और मैं कंफ्यूज हो रही थी, 27-28 नहीं, हज़ार 185 दिरहम थे मेरे पास। 27-2800 रुपये उस ज़माने। फिर क्या किया आपने? मैं जाके सड़कों पे फिरता रहा। पहली रात तो मैंने सड़कों पे मस्जिद के बाहर बैठ के गुजारी, फिर ऐसे ऐसे कमरों में रहा शेयरिंग में, जिसमें लाइट नहीं होती थी, एसी नहीं होता था, खुड्डे से हवा आती है, आप कमरों में जो है ना 25-25 लोगों के साथ रह रहे हैं, सारा दिन सड़कों पे फिरते हैं, सीवी जगह जगह ड्रॉप करते हैं, जाके नौकरी ढूंढते हैं, छोटी छोटी जॉब्स की, कहीं वेटर लग गया, कहीं सिक्योरिटी गार्ड हो, कहीं पे जो है वो कोई जॉब करता रहा। फिर आई एंटर्ड इनटू रियल एस्टेट बिजनेस इवेंचुअली आफ्टर लाइक सम टाइम। एक ऐसा भी बीच में टाइम आया जब मैंने जुमे को रोटी खाई दोपहर को, मंगल की शाम को मुझे मिली, और मैंने लेकिन किसी को कभी कहा नहीं कि मुझे भूख लगी है। मतलब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा जो है ना वो एक कह लें कि इंसान के अंदर होता है ना कि एक वो म्यार उसका कि नहीं यार किसी को कहना नहीं है भूख लगी है, तो चाय वाय पी के गुजारा कर लेता था। ऑफिस में मुझे चाय मिलती थी फ्री, तो मैं ऑफिस किसी में काम करता था, तो वहाँ पे एज ऑफिस बॉय तो चाय फ्री, शुगर ज़्यादा डाल के अपनी कैलोरीज पूरी कर लेनी, और मैंने इस तरह से जो है वो 13 टाइम खाना नहीं खाया, वो टाइम भी गुजरा है। बट फिर उसके बाद वो टाइम आया कि मतलब सुबह शाम आप एक मुल्क में जो है ना डिनर करते हैं, एक मुल्क में नाश्ता करते हैं, आप वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर के साथ बैठे हैं, आप बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ, नहीं बोरिस बेकर के साथ, तो शाहरुख खान के साथ खाने खा रहे हैं आप, इस उस लेवल पे आप चले गए। तो ये कि बहुत
मतलब एक है वो जिस पे आप फ़ख्र महसूस करते हैं ना कि यू डिड समथिंग और अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया। सही। दुबई आप गए, उसके बाद आपने वहाँ से रियल एस्टेट में कदम रखा, फिर आपने क्या किया? अभी आप कनाडा में एक हफ़्ता गुजारते हैं, फिर पाकिस्तान में एक हफ़्ता गुजारते हैं, मतलब नहीं, आप कनाडा इस तरह जाते हैं जैसे इंसान लाहौर और इस्लामाबाद के चक्कर काटता है। मैंने 2018 में जो है वो कनाडा शिफ्टिंग की थी पार्शली। इमरान खान जब आया आरटीएस बिठाया गया और उसके बाद ये कि इमरान खान को लाने का जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किया गया। तो मेरी मतलब उस वक्त फोरसाइट थी कि पाकिस्तान की बहुत बुरी सिचुएशन होगी, ये बहुत ख़राबी पैदा करेगा। मेरी आपने पोलिटिकल ये प्रिडिक्ट कर लिया था? अल्लाह की रहमत है, मैं 100% कहता और था आपका लोगों कारोबारी ज़हन था आपका कि आपने सोचा कि कारोबार अब नहीं नहीं, possible? कारोबार के अलावा आपको बहुत सी चीज़ें हैजिंग करनी है लाइफ में। सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने, और ये कि मुल्क के लिए अपने आप को डिवोट करना है तो कुछ चीज़ें आप अपनी फैमिली को बाहर शिफ्ट कर दें कनाडा में। उसके अलावा ये कि आप जो है ना कुछ बिज़नेस दूसरे कंट्रीज़ में शुरू कर दें, क्योंकि मुझे पता था कि डिवैल्यूएशन होगी, उसके साथ साथ ये कि इकनॉमिक मेल्टडाउन होगा, पॉलिटिकल क्योस होगा सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जिस तरह का ये फाशिस्ट शख्स है, जिस तरह की इसकी मेंटालिटी है और इनकॉम्पिटेंट है। मतलब आई नो हिम फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। मैं 2005 से इसको जानता हूँ। जब लंदन में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैं उधर मौजूद था। जब मिसाक जमहूरियत साइन हुआ तो मैं इत्तफाकन उस वक्त भी वहाँ पे था। तो मैंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जब मियाँ साहब जद्दा से लंदन गए तो मैंने उस वक्त इसको देखा था। तो उस टाइम से मुझे इसके बारे में मतलब कुछ था कि ये बहुत मशकूक और पुरअसरार शख्सियत है। तो मैंने फिर इसके बारे में बहुत रिसर्च की और मेरी बड़ी इसके बारे में थ्योरीज हैं और बहुत मेरे इसके बारे में राइटअप्स हैं जो मैं लिखता हूँ कि ये शख्स किसी एजेंडे के ऊपर जो है वो इंटरनेशनली प्लान किया गया था। और इस पे जो मेरे पढ़ने वाले उनको सबको पता है कि मैं क्या मेरी उसके तो उसका मुझे जब आने का था तो मैंने फिर उस वक्त ये एक बोल्ड मूव लिया कि फैमिली इंस्टेंटली कनाडा शिफ्ट की, वहाँ पे कुछ बिज़नेस स्टार्ट किए। रहा मैं पाकिस्तान में ही, तो बिज़नेस मेरा इंडस्ट्री मेरी फूड इंडस्ट्री है तो वो ठीक है, ये पाकिस्तान में आपने इसके बारे में भी हाँ, बताना है हाँ। कि जो आपकी फूड इंडस्ट्री है उसका आइडिया कैसे आपको आया और फिर वो यूनिक आइडिया आप लेकर कैसे आए? ठीक, तो मैं बिज़नेस अपना यहीं पे रहने दिया, घर यहीं पे रहने दिया, अपनी जो चीज़ें थी वो यहीं पे रहने दी। बट ये कि मैंने पार्शल जो है ना वो हिजरत कर ली और कनाडा में बिज़नेस स्टैब्लिश किया, फैमिली वहाँ शिफ्ट की। और उसके बाद फिर ये कि आई बिकेम शटल कॉक बिटवीन 2 कंट्रीज अटलांटिक, एवरी मंथ क्रॉस करना, 1 महीने बाद आना, 1 महीने बाद जाना, और ये कि साल में 6 मरतबा 7 मरतबा आना है, 6 मरतबा जाना है। तो अब इसी तरह से मेरी लाइफ चलती है। अब कनाडा और मेरे लिए लाहौर ऐसे होता है जैसे मैं लाहौर इस्लामाबाद ट्रैवल करता हूँ, तो इसी तरह से वो जो है ना वो रेगुलर मेरी ट्रैवलिंग दोनों मुल्कों में चल रही है, बिज़नेस भी दोनों ममालिक में चल रहे हैं। और लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का होता है जब मैं कनाडा में रहूँ तो उस वक्त मैं पाकिस्तान का बिज़नेस मॉनिटर कर रहा होता हूँ, तो मेरा मुकम्मल उस वक्त मतलब कनाडा में रह के मैं पाकिस्तान में रह रहा होता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, जब पाकिस्तान में दोपहर होती है 12 बजते हैं, 12-1 बजे होते हैं, तो मैं उठ जाता हूँ सुबह 4 बजे। फिर मैं वहाँ की चीज़ों को भी देखता हूँ और पाकिस्तान की चीज़ों को भी कंटिन्यूस में देख रहा होता हूँ। जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर लिख रहा हूँ, वीडियोस बन रही हैं, वो चीज़ें कंटेंट क्रिएशन हो रही है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स पे मैं आऊँगी। आपकी इंस्टा फूड फैक्ट्री इंडस्ट्री ये क्या है? ये डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ड्राई करते हैं, मीट को ड्राई करते हैं, हर चीज़ जो कि एडिबल है, खाने वाली है, उसको ड्राई करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रिजर्विंग अ फूड। जैसे हम कोल्ड एक मेथड है कि आप फ्रोज़न फूड खाते हैं, इस तरह एक डिहाइड्रेटेड फूड होता है जिसमें आप मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं, उस चीज़ को प्रोडक्ट को जो है ना आप प्रिजर्व कर लेते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और इट कैन लास्ट इवन अप टू 25 ईयर। आप 25 साल बाद भी पैकेट खोलेंगे तो वो चीज़ खा सकते हैं, गर्म पानी में डालनी है तो वो वापस फ्रेश हो जाएगी। तो ये जो है ना वो हर जगह स्टोर हो सकती है, इसके फ्रोज़न कोई आपको टेम्परेचर नहीं चाहिए। और ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स नॉर्मली आप जो खाते हैं तो वो मशीनों पे हम ड्राई करते हैं, बट आपको नॉर्मली मार्केट में ज़्यादातर सन ड्राइड जो है वो मिलते हैं। तो ये माशाल्लाह मतलब मैंने तो जब शुरू इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं या इसकी जो मशीनरी है आपने इंपोर्ट की कैसे यहाँ पे? नहीं, मैंने जब ये इंडस्ट्री लगाई दुबई से पाकिस्तान आके तो मशीनरी भी पाकिस्तान में मिल नहीं रही थी, तो मैं हर चीज़ में ना कुछ कोशिश करता हूँ कि इनोवेटिव कुछ अप्रोच रखूँ। तो उस वक्त मैंने फिर इसको नेट पे पढ़ा और ये कि इसके ब्लूप्रिंट्स निकाले और एक्सपेरिमेंट जो है ना वो किया, और दैट बिकेम वेरी सक्सेसफुल। और मेरी हालांकि कोई इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की बैकग्राउंड भी नहीं थी, ना मेरी फूड साइंस की बैकग्राउंड थी, बट ये कि मशीनरी भी खुद तैयार कर ली और इंडस्ट्री भी माशाल्लाह से इस तरह की यूनिक हो गई कि अब मशीनरी पाकिस्तान पूरे में डिहाइड्रेशन की मैं खुद बनाता हूँ। मतलब पूरे पाकिस्तान में मुझसे ज़्यादा अच्छी सक्सेसफुल जो जिसका मशीनरी के भी एक पायनियर है पायनियर और इंस्टा फूड
काइंड ऑफ जो फूड है डिहाइड्रेटेड फूड, डिहाइड्रेटेड उसके फूड भी आप पाइनियर हैं। यू कैन से पायनियर। मेरे से पहले एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान में थी, आई वाज द सेकंड वन, बट ये कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इंस्टा फूड, और ये कि वो माशाल्लाह से बहुत ही एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ बिजनेस है। ठीक है, मैं दोबारा आपसे पूछूंगी अपनी नेटवर्थ बता दें या फिर आप एफबीआर से डरेंगे? नहीं, एक्चुअली मेरी यू कैन से आई एम ए बिलियनियर अल्हम्दुलिल्लाह, टचवुड, मतलब इन टर्म्स ऑफ नेट वर्थ इस तरह से कि आपके गुडविल होती है ब्रांड की आपकी, उसके अलावा एसेट्स होते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़, तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मुझे ये होता है कि आप आप हर वक्त जब चाहें ट्रैवल कर लें, अच्छी लाइफ गुजारें, फिर भी हम जानना तो चाहेंगे, दुनिया घूमें, तो उस कैटेगरी के अंदर हूँ जहाँ जब जाऊँ 5 स्टार होटल्स में रहूँ, अच्छी जगहों पे रहूँ, अच्छे घर हों, अच्छी गाड़ियाँ हों, बिजनेस हो, प्रॉपर्टीज हों। कितने घर हैं? तो मेरे माशाल्लाह से घर तो वैसे 2 हैं, बट ये कि प्रॉपर्टीज़ हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, तो ये ठीक है माशाल्लाह से। हाँ। मैं ये चाह रही थी कि हम अपने देखने वालों को मोटिवेट करें, लेकिन एज यू विश। अब आते हैं पॉलिटिक्स पे। पॉलिटिक्स में इतने आप माशाल्लाह से वो हैं, एक्टिव हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, आप सीपैक को भी बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं और उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हाउ डू यू मैनेज? देखिए, अल्लाह आपके काम में, आपके टाइम में जब बरकत डाल देता है ना, जब आप अल्लाह की मखलूक का सोचते हैं, तो आपकी चीज़ों में वो कुन फयाकुन वो चीज़ें वो करता चला जाता है। मैं अपना काम जो है उसको अगर कम टाइम देता हूँ, अल्लाह की मखलूक के लिए ज़्यादा सोचता हूँ, लिखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ मैं खैर के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो ये मुझे ये नहीं है कि मेरा इसमें नाम हो या मेरी इसके अंदर कोई पहचान बने या मेरे कोई मतलब इसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं अचीव करने हैं। मुझे होता है मैं खैर के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अच्छाई फैला रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल सोशल वर्क कर रहा हूँ। तो ये जब पॉलिटिकल हो या उसके अलावा आप कुछ सोशल वर्क करते हैं, तो आप जब दूसरों के लिए करते हैं, तो अल्लाह आपकी चीज़ों के अंदर जो है ना वो बरकत डालता है, तो आपकी सीधियाँ भी सीधियाँ पड़ी रहती हैं और आपकी पुट्ठियाँ भी सीधी पड़ जाती है। तो मुझे बस इस चीज़ का होता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, लोग सोचते हैं अच्छा जी आप तो बहुत सी चीज़ें, तो मैं कहता हूँ यार दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, मतलब आई एम अ काइंड ऑफ नॉर्मल पर्सन जिसकी मतलब एक अपर मिडिल क्लास कह लें या एलीट, ठीक है लोग कहते हैं एलीट है, बट मुझे होता है अपर मिडिल क्लास है, मैं आई ट्राई टू कीप माई प्रोफाइल लो। लेकिन ये कि दुनिया में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी बहुत बड़े बिजनेसेस हैं और वो सब चल रहा होता है, और जितना ज़्यादा बड़े बिजनेस होते हैं, चीज़ें होती है, उतना आसान होती जाती है लाइफ। आपको सिर्फ ये कि वो जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर होता है, टास्क असाइन करना, सिस्टम्स खड़े करने, लोगों को इस काबिल पावर करना कि वो चीज़ों को करें, फिर उन पर ट्रस्ट करना। ये नहीं है कि आप हर चीज़ में खुद ही जो है ना वो लग जाएं और दूसरों पे ट्रस्ट ना करें, उनको मौका दें, उनको सिखाने। मैं हमेशा रॉ फॉर्म में HR लेता हूँ, उनके अंदर सबसे पहली चीज़ देखता हूँ कि ये ऑनेस्ट है, उसके अलावा हार्ड वर्किंग है और विलिंग है काम करने के लिए। फिर मैं कहता हूँ स्किल मैं खुद डेवलप कर लूँगा, मुझे एजुकेशन का भी इशू नहीं है, मुझे सिर्फ ये चीज़ें चाहिए, ये दो, तो फिर मैं आप वो नहीं हैं एम्प्लॉयर जो कि कहते हैं हाँ जी आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और डिग्री कौन सी है, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया की 10-15 बड़ी कंपनी जो है ना वो आपको काम करवाती हैं, वो आपकी डिग्री नहीं देखती इस वक्त, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। और मैंने बहुत सालों अप्रोच है वैसे। कभी मैं इंटरव्यू दूँ कहीं तो वो सबसे पहले ये पूछते हैं कहाँ कहाँ आपने काम किया है। स्टार्ट में भी ऐसा ही था। तो एक थी मीडिया इंडस्ट्री, वहाँ उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो मैंने उनसे कहा कि आप काम करवाएं, स्किल्स मैं सीख लूँगी, आई हैव द विल पावर। ऐसे ही वो आप मौका देंगे, जिसको मौका देते हैं वो अगर आप मौका देंगे, वो आपका सबसे ज़्यादा क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा, सबसे ज़्यादा वफादार होगा आपके साथ। आपने उसको बुरे टाइम पे हाथ पकड़ना है, उसका मौका तो दें, प्लेटफॉर्म तो दें उसको कि जी मेरे पास आओ, चलो मैं सिखाता हूँ, गलतियाँ करोगे कोई बात नहीं, लेकिन गलतियाँ करने के बाद, सीखने के बाद कुछ मेरे लिए भी करके जाना, ताकि मुझे ये इत्मीनान हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया, शुरू में ट्रस्ट किया, एतमाद किया, मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, तो उसके बदले में किया। तो बहुत से लोग नहीं भी करते, बट आप उस चीज़ को, प्रैक्टिस को जारी रखें, आप लोगों को इस तरह से मौका दें, क्योंकि यहाँ कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स तो है नहीं हमारे मुल्क में कि जाके पहले ट्रेनिंग ली है, लोगों को पहले काम सिखाए, वो सीखे हैं तो फिर उसके बाद आते हैं ना। उनकी एजुकेशन, जिस तरह मेरी एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड थी, मुझे पता था ना बहुत से लोगों के ऐसे होते हैं बैकग्राउंड, तो आप उनकी डिग्री मत देखें, आप उनकी नीयत देखें। और मैं नीड देखता हूँ, तेरे घर में कितने जी हैं, कितने फैमिली मेम्बर ने तेरे, कितने भैन भरा ने, तेरी तो जिम्मेदारियाँ कितनियाँ ने। तो फिर मैं कहता हूँ पैसे जो है ना इसकी स्किल के हिसाब से नहीं, इसकी नीड के हिसाब से दो, क्योंकि घर में रोटी पकेगी तो वफादारी से काम करेगा ना मेरे साथ।
अगर ये हर वक्त सोच ही इसकी ये होगी कि नहीं पीछे जो है ना मसाइल हैं, रोटी नहीं पक रही, तनख्वाह से अकेला बेचारा है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा चलो ये चीज़ अल्लाह की रहमत से मुझ पे छोड़ दो, बाकी जो है ना मेरे साथ काम करो, बाकी चीज़ें मैं खुद देख लूँगा। तो दिस इज़ सही। असद साहब, दुनिया आपने फिर ली है, बहुत सारे ममालिक में आपके घर भी हैं और पाकिस्तान में भी आ हुए हैं। पाकिस्तान को आप किस एंगल से देख रहे हैं और पाकिस्तान का सबसे मसला बड़ा आप क्या देख रहे हैं? देखिए पाकिस्तान मेरा इश्क है, मैं उसके बारे में क्या हमेशा बात की है। खुशगुमान रहता हूँ। पाकिस्तान के बारे में लोग जो है ना कोई बात कर दे सही, तो मैं कहता हूँ मैं मतलब वहाँ घुस जाऊँगा, मुझे इस चीज़ को मेरे मज़ा मुल्क आ के बारे गया। में, मेरे मुल्क के बारे में बात नहीं करो। मैं खुशगुमान हूँ, ये अल्लाह का नूर है। मुझे इसके बारे में, इसके मुस्तकबिल के बारे में, हाँ हाईज एंड लोज इस मुल्क के आए हैं, बट अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, अभी मेरा होता है यार ये हम अल्लाह की रहमत से हमारी हाँ में दुनिया की हाँ होगी, हमारी ना में दुनिया की ना होगी, हम उस तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ने इस मुल्क का मुकद्दर लिखा है। 55 so ममालिक। you are satisfied with PMLN work or देखें Mr. अमंग दी शहबाज स्पीड? अमंग दी अवेलेबल ऑप्शन बेस्ट टीम है इस वक्त, जो इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल हैं, इनसे ज़्यादा अच्छा आर्मी चीफ पाकिस्तान को कभी नहीं मिला। और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है ना शहबाज शरीफ, इससे ज़्यादा अच्छा प्राइम मिनिस्टर आपको पाकिस्तान में शायद ही इतना फ्लेक्सिबल, कॉम्पिटेंट, हार्ड वर्किंग, और वो सीएमशिप में भी साबित किया है, और अभी की जो हमारी जो 14 महीने की इत्तेहादी हुकूमत थी उसके दौर में भी साबित हुआ। बट प्रॉब्लम ये है कि तबाही इतनी मचा के गए ना 4 सालों के अंदर, जो है वो 10-15 साल मुल्क को पीछे डाल के चले गए। सीपैक बंद कर दिया, आलमी सतह पे ताल्लुकात ख़राब कर दिए, करप्शन के ऐसे स्कैंडल के अभी PIA का देखें 200 अरब रुपए का सिर्फ एक शख्स के एक बयान से नुकसान हो गया। तो अद्वियात हों, उसके अलावा गंदम हो, चीनी हो, ये तो बड़ी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों ने सुनी, बट जो उन्होंने सिस्टम तबाही की है, जो उन्होंने पंजाब के अंदर तबाही की, बुज़दार के दौर में जो उन्होंने फेडरल में तबाही की, जो KPK के अंदर कर रहे हैं, तो शहबाज साहब जैसा प्राइम मिनिस्टर ही इस मुल्क को संभाल गया है, और हाफिज़ आसिम मुनीर जैसे बंदे नहीं मिल के साथ में इस मुल्क को संभाल लिया, और इस वक्त कोलेशन गवर्नमेंट है। अगर ये मुल्क को नहीं संभालेंगे ना, तो फिर दूसरी तरफ PTI ही पड़ी है, जो कि सिर्फ आप समझें कि वो यूनियन काउंसिल चलाने के लायक लोग भी नहीं हैं, जिनको एक मुल्क जो है ना उनके हवाले किया गया था। तो अब इंशाल्लाह मुझे आगे जो नज़र आ रहा है पाकिस्तान वापस फ्लोरिश करता हुआ, बट ये कि हम ट्रैक ये हुए थे कि हमने पाकिस्तान को ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चांस मिला था सीपैक का, उसको हमने डिस्टर्ब किया, और मैं उसका बहुत बड़ा एडवोकेट था, उसकी एडवोकेसी करता था मैं उस वक्त। बड़ा मेरा जज्बा ही बहुत और तरह का होता था जब सीपैक चल रहा था। उस वक्त मैं पाकिस्तान में ही मेरे सारा कुछ स्टेक था। वो जब पाकिस्तान सीपैक को डिस्टर्ब किया गया और इमरान खान आया, तब मैंने ये कनाडा और दूसरी जगहों पे स्टेक होल्डिंग अपनी बढ़ाई। कितना नुकसान हुआ, क्या क्या व्हाट वाज हैपनिंग दैट? नुकसान देखें ज़ाती तौर पे तो आपको होते ही है ना, कि जब आप हिजरत करते हैं, बहुत सी चीज़ें आप जो है ना वो करते हैं, यहाँ से मूव, और उसके अलावा यहाँ पे बिज़नेस डिस्टर्ब होना, तो वो तो हुआ, बट मुझे उस चीज़ का इतना नहीं होता। मुझे होता है नफ़ा नुकसान ज़ाती जो है ना वो इतना इशू नहीं है। लोगों का नुकसान हुआ, मुआशरे का नुकसान हुआ, पर कैपिटा बहुत नीचे चली गई। जो GDP ग्रोथ हो रही थी, जिस हिसाब से पर कैपिटा बढ़ती जानी थी, डॉलर 100 रुपये का था, पेट्रोल 65 रुपये का था, चीनी 52 रुपये की थी, बिजली 8 रुपये की थी, तबाह तो गरीब आदमी हुआ। हमारे जैसे तो असद आर चौधरी जैसे तो जो है ना वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, वो तो अल्लाह ने चले वो ब्लेस्ड हैं। आई डोंट से आई एम सेल्फ मेड, आई ऑलवेज से आई एम गॉड मेड, ठीक है ना, वो सेल्फ मेड नहीं गॉड मेड हूँ। हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो तो चले सर्वाइव थोड़े मतलब ब्लेस्ड हैं, बट मुझे दुख ये होता है कि लोगों ने उस गुर्बत की वजह से जो पिछले चंद सालों में भुगती है, उसकी वजह से उन्होंने कितने कंप्रोमाइज़ किए, कितनी खुदकशियाँ की। औरतों ने बच्चों समेत नहरों में छलांगे मार दी, उसके अलावा मर्दों ने औरतों को जो है ना वो घरों में लड़ाइयाँ हुई तो कत्ल कर दिया, गुर्बत की वजह से हुआ। भाइयों ने भाइयों को मार दिया, इस तरह से महंगाई की वजह से अपनी इस्तें बेची, पता नहीं क्या क्या इस मुआशरे में पिछले 6-7 साल में हुआ है। 2017 से लेके जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो अगर वो 2017 वाली कॉन्टीन्यूटी चलती रहती तो आज हमारे मुआशरे में बुनियादी अशिया खुर्दनोश की कीमतें बहुत कम होती, पाकिस्तान की जो है वो रिज़र्व बहुत ज़्यादा होते, कर्ज़े जो इमरान खान डबल करके गया था 4 सालों में, वो कर्ज़े इतने ना होते, पाकिस्तान की करेंसी स्ट्रॉन्ग होती, पाकिस्तान की करेंसी स्ट्रॉन्ग होती तो हर चीज़ आपको सस्ती लगती, यहाँ पे रोज़गार होता, सीपैक की वजह से इंडस्ट्रियाँ लगी होती, यहाँ पे जो है वो इतना कुछ हो रहा होता, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही होती। तो वो मुझे उस चीज़ का दुख होता है, वो नुकसान बड़ा था जो इस मुल्क के साथ जो है ना वो किया गया, लोगों का किया गया। ठीक है, आपने बात की है शहबाज शरीफ की और फिर आपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात की है। फील्ड मार्शल
आसिम मुनीर उनकी क़यादत में होने वाले बुनियानुल मरसूस के हवाले से और फिर उस बड़ी कामयाबी के हवाले से, उसके बाद क्योंकि यू होल्ड द पासपोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड कनाडा एज वेल, आपने देखा अपनी जो पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ते हुए लोग ये बता रहे हैं। इज़ इट रियल? आपने भी ये फील किया? देखिए, मुझे तो दुनिया में हर जगह पे पाकिस्तानियों की एक अलग ही अब जज्बा भी और उनके साथ जो रवैया है दूसरी कौमों का वो नज़र आ रहा है। मतलब हमारे साथ जितना मोहब्बत इस वक्त जो है वो मुसलमान ममालिक कर रहे हैं, उसके अलावा हत्ता कि मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ अमेरिका कनाडा में गोरों के रवैये, उसके अलावा ये कि यूरोप के अंदर गोरों के रवैये, फिर इंडियंस का इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली दब जाना, वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं इस हार के बाद। वो अपने आप को शाइनिंग इंडिया और वो पता नहीं क्या क्या समझते थे कि हम तो कोई मावराई किस्म की मखलूक हैं और पाकिस्तान तो जो है ना वो कोई देयर इज़ नो मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अब वो उनका आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो लगता है कि ज़िंदगी सारी हार गए, इस तरह की शिकस्त खोरदा उनकी बॉडी लैंग्वेज है। तो जो इज़्ज़त हमें इस 10 मई के बाद बुनियानुल मरसूस की कामयाबी 4 घंटे में हमने इंडिया को जो है ना वो 75 सालों का जो बदले चुका दिए, उसके बाद पाकिस्तान की दुनिया में जो इज़्ज़त बनी है, पाकिस्तान की जो उठान हुई है, अब पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वो उसके अलावा आलमी तंजीमें हों या उसके अलावा दूसरे ममालिक मुसलमान ममालिक हों, हर जगह पे हमारा जो है वो कह लें कि इस वक्त डंका बज रहा है। पाकिस्तान एक जो है ना वो फेवरेट मुल्क बना हुआ है और सबको फ़ख्र है इस चीज़ के ऊपर। और पाकिस्तान का माशाल्लाह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में जो एक वायरस था वो वायरस में भी बहुत कमी आई है, क्योंकि एक आम तासुर होता था वो जी फ़ौज कुछ नहीं करती। हाँ, और वो जो हमारे ओवरसीज़ कुछ बहके हुए लोग थे तो वो एक फ़ौज कुछ नहीं करती और वो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते थे। तो फ़ौज ने दिखा दिया कि हम जो कर रहे हैं ना तैयारियां, वो हम बता नहीं रहे थे। हमने 4 घंटों में जो चीज़ करके दिखाई है ना कि दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी, सबसे बड़ी आबादी मतलब कह लें इस वक्त तो चाइना से भी अनडिक्लेयर्ड वो मतलब आबादी है, और फ़ौज के हिसाब से भी चौथी बड़ी 5वीं फ़ौज है उनकी। तो वो जिस तरह का बजट है 10 गुना ज़्यादा बजट है, उनको 4 घंटे में सरेंडर करवा दिया। तो फ़ौज ने कहा कि हम बता नहीं रहे थे लेकिन हम बहुत कुछ इस बजट में इस तरह से हम कर रहे थे, हम बर्दाश्त कर रहे थे आपकी बातें, लेकिन हम हमारे गाफिल नहीं हुए थे। तो ये कि वो वायरस में भी फ़र्क पड़ा है उन मुल्कों में, और अब तो ये कि बहुत बड़ी तादाद जो है ना वापस वो पाकिस्तानियत की तरफ और उसके अलावा एक नॉर्मल जो माइंडसेट है उसकी तरफ राग़िब हो गई है, वापस उस माइंडसेट में आ गई। एक और चीज़ थी ना, नरेटिव बिल्डिंग करके गए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। वो लोग कहाँ गए और पाकिस्तान वाकई क्या डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था? कि ये नरेटिव बिल्डिंग करके गए ना वो। देखिए, वो तो नैरेटिव बिल्डिंग के अलावा वो सारे इंतजामात करके गए थे ना, वो सारे, हाँ, वो सारी चीज़ें बुनियादें वो उसमें जो है वो बारूदी मवाद सारा जो है ना वो उन्होंने भर दिया था हमारी बुनियादों में। तो उनको पता था ना कि हमने जो किया हुआ है उसका रिज़ल्ट क्या आना है। लेकिन ये तो ये अल्लाह का नूर है, ये मुल्क अल्लाह के राज़ों में से राज है। तो अल्लाह ने इस मुल्क के साथ जो भी बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है, और अल्लाह ने इस मुल्क को बचाया और दुश्मनों से भी अल्लाह ने हमें फ़ायदा दिलवा दिया। अब ये कि मोदी को जो है ना वो हमारा मतलब उसने फ़ायदा कर दिया कि इस कौम को इकट्ठा कर दिया, उसने इस तरह की जो है रौनक दिखाई, तकब्बर दिखाया। वरना हम तो हर मुमकिन हद तक चाह रहे थे कि हम जो है वो अपनी इकोनॉमी पे फोकस करें, हम जंग की तरफ, एस्केलेशन की तरफ ना जाएं, हम लड़ाई झगड़े की तरफ ना जाएं। हम हर जगह पे जो है उनको अपने मुज़ाकरात की, दोस्ती की, ट्रेड की, इन चीज़ों की ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें इस तरफ नहीं रहे थे। हाँ, क्रिकेट का मैच नहीं हमारे क्रिकेट साथ का मैच खेल नहीं रहे मतलब थे। तो हम उन्होंने हमें मौका दिया कि आप हमें जो है ना वो ऐसा ठोकें कि आप ज़िंदगी में अब कभी इंडियन जो है ना वो, मुझे नहीं लगता कि अब ज़िंदगी में कभी अस्करी और ये जो हमारा जंगी जो है ना वो इस महाज पे हमारा मुकाबला कर सकेगा, क्योंकि हम अल्लाह की रहमत है, हम 10 साल अहेड चल रहे हैं उनसे हर चीज़ के अंदर। और ये जो आगे जंगें होनी है वो सारी आपकी एयर बैटल्स होनी है या टेक्नोलॉजी होनी है या ड्रोन्स होने हैं, और उसके अलावा ये कि साइबर अटैक्स और साइबर वॉरफेयर्स होनी है। तो हम तो उनसे अहेड चल रहे हैं। तो अब वो इस चीज़ में फिर 2 फ्रंट 3 फ्रंट वॉर कल को जिस तरह उनको खदशा है कि वो चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान अब अकेला ही पूरा है। सही। और वो एक यूथ का भी एलिमेंट था ना, यूथ हमारी और ओवरसीज़ हमारे, ये भी माजी में एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने करने की कोशिश की। एक पूरी एक जनरेशन है जिसे हम जेन ज़ी कहते हैं, उसने तो सोचा भी नहीं था कभी कि जंग क्या होती है, देखा भी नहीं था, लेकिन उसने भी एक्सपीरियंस किया और फिर वो उनकी आंखें खुली और वो फिर उन्होंने जाना कि हुब्बुल वतनी क्या है, वतन क्या है, अपना एक ग्रीन पासपोर्ट या अपना एक मुल्क क्या है।
तो इसके हवाले से आप क्या देखिए, कहेंगे? एक तो ये कि आप अगर कभी पाकिस्तान के बारे में लोग बातें करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान को ना, एक तो दुनिया के 10 15 20 जो बड़े ममालिक हैं उनके साथ कंपैरिजन मत किया करो। उनके पीछे 500 साल की हिस्ट्री है। आप 100 साल, 150, 200, 300 साल, 500 साल की हिस्ट्री वाले कंट्रीज़ के साथ डायरेक्टली उठा के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। कहते हो जी अमेरिका जैसे नहीं, हम यूके जैसे, कनाडा जैसे नहीं है। तो उनके पीछे एक तो हिस्ट्री है। हम 75 साल पुरानी कौम है। अल्लाह ने हमें जो है ना, वो बेरी के कंडे जो होते थे ना, हम वो लेके तो वो पेपर जो है ना उनको स्टेपल किया करते थे, वो पिन लगाया करते थे जब पाकिस्तान बना था। आज हम दुनिया में वाहिद न्यूक्लियर पावर है। ईरान 75 सालों में न्यूक्लियर बम नहीं बना सका, हमने चंद सालों में मार के उधर जो है ना वो फेंका था कि अच्छा चलो ठीक है, ये हमने बना लिया। तो हाँ, तो वो अब अल्लाह की रहमत है कि पाकिस्तान जो है ना, वो उसके बारे में लोगों को जो है ना कदर हो रही है। अब वो जो बलूचिस्तान के अंदर लोगों के बहुत से जज्बात थे, कोई इस तरह से उठते थे, आवाज़ें उठती थी, उनको भी लगा KPK के अंदर कुछ आवाज़ें ऐसी उठी तो उनको भी लगा कि नहीं, पाकिस्तान से ही फ़ख्र है, पाकिस्तान ही हमारी जो है ना वो मंजिल है, हमारी पहचान है और इसी से हमारी बका है। तो पाकिस्तानियत की अब लोगों को कदर जो है ना वो आनी शुरू हुई है। और ख़ास तौर पे ये कि आप फ़लस्तीन में लोगों को उनका हाल देखें, जो होता है ना कि वो कंट्री लेस जो होते हैं ना, वो कौमें जिनका कोई मुल्क नहीं है, उनके या फिर उनके मुल्क में जंगें लगी हैं, उनके मुल्क पे कब्ज़े हुए हैं, मकबूजा हैं, तो उनका हाल देखें। अल्लाह ने आज पाकिस्तान को सच्चा साबित किया दो कौमी नज़रिए को। हत्ता कि इंडिया के मुसलमान जो हैं उनको भी एहसास हो रहा है काश हम पाकिस्तान चले जाते। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद गलत साबित हुआ 75 साल बाद, जब इंडिया के अंदर जो है वो उसको सेकुलर स्टेट के बजाय अब वो हिंदू स्टेट बना रहे हैं। अब वो सारे लॉज अपने हिंदू स्पेसिफिक बना रहे हैं। वहाँ पे मस्जिद में अजान बंद कर दी गई है। मुसलमान को घर किराए पे कोई नहीं देता, ना बॉम्बे में ना दिल्ली में। उनको पकड़ के मारा जाता है, घसीटा जाता है, उनकी इस्तें महफूज नहीं है, उनको गोश्त नहीं खा सकते, उनको फलानी चीज़ का मसला है जी, ये चीज़ नहीं कर सकते। तो वो तीसरे चौथे दर्जे के सिटीज़न जो है ना वो बन गए हिंदुस्तान के अंदर। आज हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क में फ़ख्र के साथ रह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारा मुल्क है, हम जो चाहते हैं कर सकते हैं, हम जो है वो अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं रिलीजियस। उसके अलावा हमारी कम अज़ कम ये कि एक महफूज है, हमारी इज़्ज़त है, किसी के नीचे दबे नहीं हुए। तो हर जगह पे जो है ना वो इस चीज़ का जो है वो साबित हुआ है कि ये जो मुल्क है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे लिए एक नेमत है अल्लाह ने जो हमें जो है वो कायदे आज़म के ज़रिए से दी। बिल्कुल ऐसे है। हम अफ़गानिस्तान की सिचुएशन देख सकते हैं। अफ़गान मुहाजिरीन को बहुत सारे ममालिक से खैराबाद कहा जाता है कि अब आप चले जाएं, ज़बरदस्ती से निकाला जाता है। एक एक दिन के नोटिस पे ईरान में 11 लाख बंदा निकाल के उठा के मारा है उन्होंने। तो अल्लाह की रहमत है कि हम जहाँ चाहें पाकिस्तान में जाके रह सकते हैं। हमें किसी मुल्क में जाके रहना है तो अपनी मर्ज़ी से रहना है, मुहाजिरीन बन के खुदा न खासा नहीं रहना। हमारे वारिस खड़े हुए हैं बॉर्डर पे, जो किसी को जो है ना वो तो चाहें तो वो तो अंदर घुस के भी, वो तो बैन अवी कवानीन का पासदारी करते हैं, वरना वो तो अंदर घुस के भी इंडिया की चीज़ें भी जो है ना वो भी अपने वापस ले सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, हमें फ़ख्र होना चाहिए इस मुल्क के ऊपर। और नौजवान नस्ल को इसकी रियलाइजेशन इस 10 मई वाले दिन हुई है और ये अल्लाह ने बहुत बड़ी हमें एक नेमत दी है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी सियासी वाबस्तगियाँ, मुलाकातें, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरी आइडियोलॉजिकल जो है ना वो मतलब है, मैं तो इस गवर्नमेंट PMLN की तरफ मेरा झुकाव है बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ अच्छी है उसकी तारीफ़ करूँ, जो चीज़ उनकी सही नहीं है उसमें या ख़राब है या कम मुनासिब है उसको तनकीद करके उसकी इस्लाह करूँ। तनकीद बराए इस्लाह हो तो उनकी तरफ मेरा झुकाव है, क्योंकि अमंग द अवेलेबल ऑप्शन दे आर द बेस्ट वन। वो जो एक ज़िम्मेदार सियासी जमात होनी चाहिए, उस तरह के ज़िम्मेदार सियासी लोग हैं, उनका जो तासुर जिस तरह से ख़राब करने की कोशिश की गई वो बिल्कुल एक ऊपर की लेयर जो है ना वो बहुत क्लीन लोग हैं बाय एंड लार्ज। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, छोटी बहुत मतलब बड़ी जो है ना वो कोई छोटी मोटी जो है उसके अंदर कोई खामियां हो सकती हैं, रवैयों की हो सकती हैं, मतलब उनकी इस्लाह ठीक है, वो वक्त के साथ साथ होती है। तो ये कि गवर्नमेंट में मैं पाकिस्तान अभी जब आया हूँ, लास्ट वीक आया था, तो अब 4-5 दिन से इस्लामाबाद में हूँ। तो फेडरल मिनिस्टर्स अता तारड़ वगैरह से, उसके अलावा राना मशहूद साहब से, उनकी वजारत में जाकर उनका काम बहुत इम्प्रेसिव नज़र आया। अता तारड़ साहब का देखा, उनसे 2 मीटिंग्स हुई PTV में, यहाँ पे भी ये आपके डिजिटल मीडिया सेटअप पे भी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बुनियाद रख दी है। अब इसको दिस नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इफेक्टिव वर्क। ये चीज़ें आगे हैं जो मज़ीद इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने एक कंटिन्यूस जंग है जो आपने
लड़नी है। इसी तरह से और फेडरल मिनिस्टर्स वगैरह से काफ़ी मुलाकातें हुई हैं, मुसद्दिक मलिक साहब से हुई है, मुस्तफ़ा कमाल से हुई, और ये कि कुछ स्टेट मिनिस्टर्स के साथ हुई, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान वो भी हम वक्त मेरे साथ थे, उनके साथ भी जो है वो मतलब सारी मीटिंग्स में वो साथ थे या मैं साथ में था। और बल्कि मैं तो ईरान एम्बेसी गया, उनको जाके मुबारकबाद दी जंग जीतने पे उनके सफ़ीर को, और पाकिस्तान की तरफ से उनको कुछ सिफारिशात भी दी कि हमारे मुल्क की आवाम चाहती है कि आप तिजारत बढ़ाएं, हमारे मुल्क में मजहबी रवादारी के लिए अपना रोल अदा करें और अपने आवाम को यहाँ पे भेजें, हर सेक्ट को अपने मुल्क में पाकिस्तान से आने की इजाज़त दें, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाएं, और ये कि जो बार्टर ट्रेड है उसकी तरफ जो है ना वो ज़्यादा फोकस करें दोनों ममालिक के दरमियान, और जो ब्लॉक है तुर्की अज़रबैजान का पाकिस्तान का उसके अंदर आने की कोशिश करें ताकि एक मजबूत इत्तेहाद ब्लॉक इस खित्ते का वो बन जाए। तो ये कि काफ़ी मसरूफ़ रहा ये जो हफ़्ता मेरा यहाँ पे। तो अब इंशाल्लाह ये कि बारिशें कैसे लगी? बारिशें देखें, ये क्लाइमेट चेंज है तो इसका मुझे मतलब मैं लिखता हूँ इसके ऊपर पहले भी ज़्यादा कि डैम्स की एक तो नीड है, दूसरा हमारे वाटर चैनल जो है ना उनके रास्ते साफ़ करने की ज़रूरत है, नाजायज़ तजावज़ात और गैर कानूनी जो तामीरात हैं वो उनकी तरफ अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग्स। फिर ये कि बड़े शहरों को जो है ना वो हमारी एक लिमिट होनी चाहिए बसाने की, छोटी आबादियाँ, छोटे शहर जो है ना, ये हमारे दीन में भी कहा गया है कि छोटे छोटे शहर बसाओ, ये इतनी बड़े शहर जो है ना वो बसाना। और फिर उसके साथ साथ ये कि अब जैसे आपको क्लाइमेट चेंज के बाद इन चीज़ों को प्रिजर्व करना है। कुछ साल आपके खुश्क साली के आते हैं, कुछ साल आपके बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो आपकी जो फॉरेस्ट्री है, जंगलात का लगाना, दरख्त लगाना, पानी चूस कुएँ होते हैं जो ज़ेरे ज़मीन पानी के लेके जाते हैं, जो रिवर्स पंपिंग करते हैं, वो उसका लगाना, जगह जगह पे जो है ना वो पानी वो उन ज़मीन के अंदर वापस जाए। तो इस तरह की चीज़ें मैं लिखता भी रहता हूँ कि ये पानी जो ज़ाया जा रहा है अभी समंदर में जाएगा, तो इस पानी को यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता था, ज़ेरे ज़मीन वापस भेजा जा सकता था, कैनाल्स की सफाई करें, और इस तरह पानी जो हमारा रिवर इंडस का है उसको भी प्रिजर्व ज़्यादा से ज़्यादा करें। वो पीछे डैम्स होंगे हमारे तो उस पर यह कि वो पानी पीछे रुक जाता है, और जो बारिशों का पानी है ये हमारा रिवर्स के अंदर, कैनाल्स के अंदर चला जाता है नालों के थ्रू, तो फिर इतनी फ्लडिंग जो है वो नहीं होती। तो बहरहाल ये कि अल्लाह की तरफ से है, इसके अंदर यकीनन इंसान, पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, इस्लामाबाद में भी अच्छा जो है वो इंतजाम देखने को मुझे नज़र आए। बाकी सूबों के अंदर जो है वो मसाइल थे, पानी की जो तबाही है वो तो यकीनन एक कुदरती आफत है, लेकिन ये कि जो आपके रेस्क्यू वर्क होता है तो वो मुझे पंजाब में तो होता है ना कि वो भी नज़र आया। उसके अलावा सफाई का अमला हर वक्त दिन रात वहाँ पे मसरूफ़, और ये कि आपके जो मुंतज़म आला हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जैसे वज़ीर आला मरीम नवाज़ हैं, तो वो रात सारी जाके कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रही थी और सारा कुछ जो है वो देख रही थी, लोगों को जहाँ रेस्क्यू करना था। उसके अलावा गलियाँ, रास्ते, सड़कें, बाज़ार जो सफाइयाँ, और वो सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत उनका अमला वैसे ही काफ़ी ज़्यादा भर्तियाँ हुई हैं। तो ये दोनों चीज़ों में जगह मुझे नज़र आया कि एक अल्लाह की तरफ से एक चीज़ थी, तो उसका जो है ना वो काफ़ी हद तक उन्होंने लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने इख्तिताम भी करना है अपने पॉडकास्ट का। यूथ को आप क्या पैगाम देंगे? मैं ये देखती हूँ कि यूथ ये समझ रही है कि एक ओहदा लेना एंड दैट्स इट, उसको मेंटेन भी करना है। आप कितने घंटे सोते हैं, आप कितने घंटे जागते हैं, और काम करना कितना ज़रूरी है, फॉलो अप करना कितना ज़रूरी है, अपने आप को मेंटली पीसफुल रखना कितना ज़रूरी है, या गुस्सा आपको कितना काबू में रखना है, और कितना आपको किल करता है, आपकी कौन सी आदत आपको पीछे की तरफ लेकर जाती है, ये ज़रा एक्सप्लेन करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि वो ना अपने मिजाज को जो है वो इतदाल पसंद बनाएं। ये जो शिद्दत पसंदी होती है ना, बहुत ज़्यादा आप जज्बाती होना, रिएक्ट करना फौरी तौर पे, इस पे कंट्रोल पाने की अपनी पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा बहादुर शख्स वो होता है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह को कॉल है कि जो गुस्सा पीता है ना, तो सबसे बड़ी बहादुरी ये होती है। तो आप अपने गुस्से को पिएँ, जितना मेच्योरिटी आपके, जितनी अंदर आपके कहते हैं ना खाली पांडा ज़्यादा खड़कता है तो जितना आप गहरे होते जाते हैं ना उतना आपके अंदर ठहराव, सुकून आता जाता है। आप जो जितनी गहरे दरिया या समंदर या जौहर तालाब होंगे तो वो पुरसकून होते हैं, तो जितनी छल्ले मार रहे होते हैं ना तो वो उनकी गहराई कम होती है। तो एक तो ये कि गहराई पैदा करेंगे, अगर अपने अंदर सुकून लाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना उसके अंदर आपकी बहुत क्रिएटिविटी आपको जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएगी, जितना आपके अंदर सुकून आएगा। फिर उसके बाद ये कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, जो चीज़ करें उसको समझ के उसमें बेस्ट होने की कोशिश करें,
वो खुद ही उसमें रास्ते बनते चले जाएंगे, और जो उसको फिर आगे उससे आगे रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। आपकी पहचान एक ऐसे शख्स के तौर पे होनी चाहिए जो हर फन मौला नहीं है, जो फन है उसका माहिर है बस। हाँ जी, इसमें बेस्ट है। वो जो मैंने एक आमिर खान की फ़िल्म है, तो वो उसमें पता नहीं 3 इडियट्स है कौन सी है, वो कहते हैं कि आप जो है ना जो काम करें उसके बेस्ट बन जाए, कामयाबी झक मार के आती है। तो आप बेस्ट तो बनने की कोशिश करें, ख्वाहिशा सिर्फ पाल लेना कि मुझे ये चाहिए, वो भाई अपने आप को इस काबिल तो करें। आपके पास जो है पहले ये देखें मेरी ताकत क्या है, मेरे पास ये स्किल है, नई स्किल है। अब आप पहले तो अपनी पर्सनैलिटी वैल्यूएशन कर लें, फिर उस हिसाब से अपना कोई रोड मैप बनाएं कि मुझे जॉब करनी है, मुझे बिज़नेस करना है, फिर पेशेंस के साथ उस पर लग जाएं। नई अच्छा स्किल सीख लें ना। आजकल तो गवर्नमेंट की तरफ से 6-6 महीने के डिप्लोमे करवा रहे हैं। आप 2-3 साल लगा के राइट एजुकेशन ले लें। आप अगर ये जो डिजिटल कोर्सेज हैं वो घर पे बैठे ख़वातीन कर सकती हैं। वो 6-6 महीने के कोर्सेज जो है वो नहीं करती हैं। लड़के जो हैं वो एजुकेशन गलत साइड की ले लेते हैं, और हमारे मुआशरे में जो सेमी स्किल्ड मतलब है ना फोर्स, वो नहीं तैयार की जा रही। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक्स और उसके अलावा आईटी के शॉर्ट कोर्सेज करवा दे, बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा, उस पर फ़र्क पड़ जाएगा। तो मैं तो इस पे भी अभी लोगों को कहूँगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। अब ब्लॉकचेन डेवलपर्स जो है ना दुनिया में 10-10 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं घर बैठे, पाकिस्तान में बैठे ब्लॉकचेन डेवलपर। तो आप ब्लॉकचेन डेवलपर बने, दो राइट साइड पे अपनी एजुकेशन ले जाओ। वो डिग्री सुबह जो है ना वो माँ बाप को बताना मैं कॉलेज चला, उस सानू ना दे चढ़ा रहे होंगे ना मैं बड़ा पढ़ रहा हूँ। जब वो BA MA करके ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है तो एक लेटर ड्राफ्ट नहीं कर सकता। तो लैंग्वेजेस सीखना, उन पे महारत हो। अच्छा, उसके अलावा ये कि अगर वो नहीं आती, कुछ नहीं आता, तो आप ये जो चीज़ें जैसे मैंने बताई कि कोई स्किल सीखें, और फिर पेशेंस लाएं, अपनी पर्सनालिटी को पुरसुकून करें, अपने अंदर ठहराव गहराई लाएं, और जो काम करें बेस्ट तरीके से करें। कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता आपके पास, और अल्लाह से अपना इतना हो कि ठीक है आप बहुत रिलीजियस नहीं हैं, आप प्रैक्टिसिंग नहीं हैं, बट ये कि कुछ तो लिंक रखें ना उसके साथ, खैर का कुछ उसके साथ बरकरार रखें, कम से कम खुशगुमानी रखें, और लोगों के लिए, मखलूक के लिए क्या कर रहे हैं। तो जब आप ये चीज़ करेंगे ना, हाँ मैंने इतना कुछ ये जो कमाया, ये जो किया, इसका इतना % दूसरों के लिए डिवोट कर दिया, डेडिकेट कर दिया, उसके बदले में अल्लाह आपसे, क्योंकि आप अल्लाह से तिजारत कर रहे होते हैं, तो अल्लाह आपको फिर उस चीज़ का कई गुना ज़्यादा करके दे रहा होता है। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू से टू आवर यूथ के ये चीज़ें जो है ना, मेरे बहुत सी ऐसी हैं, उनमें से जो पिक कर सकते हैं, जिस पे अमल कर सकते हैं, वो कर लें शायद। अच्छा, हम एंड पे अब ये भी बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हवाले से, उनकी स्ट्रेटजीज़ के हवाले से, और एक प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी कितनी होती है, या उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये ओहदा कितना रिस्पॉन्सिबल है, और क्या क्या कब कब काम, दिन रात काम करना पड़ता है, ये भी ज़रा बताएं हमें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो तो मतलब होता तो इंसान ही है बेचारा, उसने जितने घंटे काम करना है वो एक इंसान नॉर्मल जो आवर्स में काम कर सकता है। बट शहबाज शरीफ के बारे में लोग सोचते, हैरान होते हैं कि यार ये बंदा सोता कब है। ये तो लगता नहीं है कि 4-5 घंटे जो है ना उससे ज़्यादा सोते होंगे। और फिर ये कि जिस तरह से वो है ना कमिटेड, डेडिकेटेड, तो वो उस टाइप का बंदा, मैंने जैसे पहले कहा कि ये बहुत एक मतलब खुशकिस्मती है कि इस तरह का बंदा प्राइम मिनिस्टर है, और इस तरह का आर्मी चीफ है, जो कि मतलब होता है ना कि एक प्योर, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के तौर पे, और एक जज्बा ईमानी से सरशार, और ट्रू पैट्रियट, ट्रू पाकिस्तानी। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आप देखते हैं ना, तो शहबाज शरीफ ना काम खुद छोड़ता है करना, ना दूसरों को जो है ना वो सुस्ताने देता है या को रेस्ट करने देता है, ना दूसरों कि जो दफातर में अफसर हैं वो बाद में आते हैं, शहबाज शरीफ साहब पहले पहुंच जाते हैं मीटिंग्स में। ये मियां नवाज शरीफ की आदत थी, वो भी सुबह 8 बजे आ जाते थे। देखिए, हम मुल्क को रन कर रहे हैं ना, आपका वक्त जो है ना वो अमानत है। जब आपने मुल्क के लिए अपना आप जो है वो कर दिया ना वक्फ, तो आपकी हर चीज़, जो आप सो रहे हैं ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरियाए दजला के किनारे कुत्ता भी मरेगा, उमर तुझे हिसाब देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के बाद जब ये वाला आप सोच ले आते हैं ना, तो आपको नींद भी नहीं आती। फिर आपको होता है कि मेरी वजह से लोगों का कितना ज़्यादा भला हो सकता है, मैंने मुल्क के फ़ैसले करने हैं। तो वो तो एक एक मिनट का अपना
अपना जो है वो सोच के हिसाब कर रहे होते हैं कि मुल्क के कितना काम, आवाम के कितना काम आ सकते हैं। तो शहबाज शरीफ और ये जो टीम है इनकी, कुछ वज़रा की ख़ास और उसके अलावा आर्मी चीफ़ और इनके कुछ अहबाब, मैं बहुत पुरुमीद हूँ मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में। इंशाल्लाह कुछ वक्त की परेशानी है, थोड़ी सी ये जो महंगाई है, उसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस, बिजली की कीमतें बढ़ी, डॉलर जो है वो ज़्यादा उसकी ओवर वैल्यूएशन है और IMF प्रोग्राम है, तो इस वजह से लोगों को थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है, मुश्किलात हैं। लेकिन मैं बार बार लिखता हूँ कि अच्छा वक्त आने वाला है। आप अगर गवर्नमेंट की 10 चीज़ें हैं ना, तो उसमें से 6 अच्छी हो रही हैं, 2 कम अच्छी हैं, या 2 बहुत ख़राब हैं, या 2 ख़राब हैं और 2 बहुत ख़राब हैं और 6 अच्छी हैं। तो कम से कम 6 की वजह से आप वो 4 पे भी बेनिफिट ऑफ डाउट दो। उसमें नीयत उनकी ठीक है, लेकिन ये कि हो सकता है सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं कि वो चीज़ें वैसी हो पा रही हैं, और आप फिर भी करें तनकीद इस्लाह के तौर पे, सजेशन दें, ताकि जो बहुत ख़राब है वो थोड़ी। तो आपके नज़दीक कौन सा ऐसा मसला है जो कि संगीन है पाकिस्तान का मसला और उसे फौरी तौर पर हल होना चाहिए? देखिए, मेरी नज़दीक जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो इस वक्त वो तो हमारी मतलब ये रिफॉर्म्स का ही था, टैक्स नेट को बढ़ाना, उसके अलावा ये कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थी उनको करना, वो हो रही हैं ऑलरेडी, निजकारी है वो हो रही है। और बड़ा एक फ़ाइनेंशियल प्लान किसी मुल्क के साथ, मेरी ख्वाहिश बहुत शिद्दत से है कि CPEC रिवाइवल हो। तो CPEC अगर रिवाइवल हो जाता है, तो जब गुर्बत कहते हैं घर में दाखिल होती है ना दरवाजे से, तो जो अखलाकियत है वो खिड़की से बाहर चली जाती हैं। तो जब आपका मुल्क मुआशी तौर पे ठीक होना शुरू हो जाएगा, तो सारे मसाइल खुद ही हल होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा मसला है मुईशत ठीक कर लें, और मुईशत ठीक करने के लिए आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। निजकारी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रिफॉर्म्स हैं, इससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, बड़ा फ़र्क पड़ेगा बड़ी इन्वेस्टमेंट से, और वो चाइना से या खलीजी ममालिक से, और वो मोस्ट प्रोबेबली चाइना से CPEC 2 रिवाइवल की शक्ल में आ सकती है, जिससे एकदम से हमारी इकॉनमी का टर्न अराउंड हो जाएगा और मुल्की लेवल पे लोगों को रिलीफ भी होता नज़र आएगा, करेंसी भी थोड़ी स्टेबल होगी, तो उससे इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। पाकिस्तान के कौन से आप सियासतदान को सबसे ज़्यादा दानिशमंद तस्वुर करते हैं कि ये इंसान सबसे ज़्यादा दानिशमंद है? देखिए, शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ कि वो मतलब एक उनकी पर्सनालिटी के अंदर सबके साथ लेके चलना, ये दानिशमंदी के अलावा ये चीज़ बहुत बड़ी खासियत है कि सबको साथ लेके चलना, सबकी जो अहमियत है, उनकी जो इज़्ज़त है, इससे नफ्स है, उसको भी बरकरार रखना, और सबकी अहमियत भी, उनको ड्यू क्रेडिट भी दे के रखना, और अहमियत भी उनको दे के रखना, और उनको साथ लेके चलना। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो शायद मेरी नज़र में मतलब इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा होती है, कि आप बहुत समझदार हैं। समझदार होने से ज़्यादा ये आपका है कि आप कितने बाज़र्फ़ हैं। तो समझदार तो आपके इर्द गिर्द टीम भी हो जाती है, लेकिन आप एक्सपीरियंस हो गए हैं, आपकी कॉमन सेंस अच्छी है, आप समझदार भी एक ठीक है, अच्छे समझदार हैं, बट ये कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझदार आपके लिए टीम साथ में काम कर लेती है। आप एक्सपीरियंस हो गए, और आपकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप मुल्क के लिए कमिटेड हैं। आप चाहते हैं मैं दुनिया में कुछ करके जाऊं इस मुल्क के लिए, ताकि मेरी आखिरत बन जाए। तो वो जो मुझे चीज़ है ना एज पैकेज, वो शहबाज शरीफ के अंदर तो नजर आपको आती लगता है कि उन्हें वो पहचान भी मिल रही है जो वो कर रहे हैं? अब CM के तौर पर उन्हें अरसा दराज पंजाब को सर्व किया, अब पाकिस्तान को वो सर्व कर रहे हैं, उनको पे बैक भी मिल रहा है, उनको वो फीडबैक भी मिल रहा है? या नहीं, वो जो ड्यू क्रेडिट होता है ना, कुछ लोग होते हैं वो अनसंग हीरोज ही होते हैं लाइफ अच्छा? में। हाँ, वो अनसंग हीरो हैं, मोस्ट कह लें कि अंडररेटेड जो है ना, वो जिनको लोग इतना कुछ करने के ना करें, बावजूद मिस करते हैं पंजाब के लोग, कहते हैं कि वो जैसे बूट पहन के बारिश के पानी में आ जाते नहीं, थे। वो देखें, वो लोग मिस करते हैं। मरीम नवाज वहाँ अच्छा काम अच्छा कर काम रही हैं, करती लेकिन हैं। ये कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से अप्रिसिएशन उनकी होनी चाहिए वो लोग नहीं कर रहे ना। तो वो मुझे होता है कि वो और करें, क्योंकि एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है यार, उसकी कदर करो। वो बंदा कर रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें कि वो फ़ौज के साथ भी साथ लेके चल रहा है, उसके अलावा ये कि वो पीपल्स पार्टी को इत्तेहादी हुकूमत में साथ लेके चल रहा है, अवाम का सोच रहा है, चारों सूबों में जा रहा है, आलमी सतह पे मुख्तलिफ ममालिक में जा रहा है, और वो डिप्लोमेसी इनिशिएट करता है जो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदेमंद होती है, जिस तरह से वो लोगों से ज़ाती रवाबत बनाता है। तो मुझे वो मतलब वो शख्स एक ऐसा है कि वो एक मतलब होता है ना कि हीरा है जिसकी कदर जो है ना वो और ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये कि अभी मुझे लगता है थोड़ी कम होती। लोग जो है ना वो कम क्रेडिट देते हैं, जितनी मेहनत वो करते हैं उनका वो ज़्यादा क्रेडिट डिज़र्व करते क्या हैं। वजह आपको लगती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में आई और उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी तहरीकें चलाई और आवाम से जो है वो तारीफ़ें बटोरी हैं,
लेकिन प्रैक्टिकली वो काम नहीं कर पाए। लेकिन जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं उनको वो ड्यू क्रेडिट नहीं मिल रहा। इसकी सबसे बड़ा आपको क्या लगता है ये जो वैक्यूम है कहाँ है? देखिए वैक्यूम बस ये कि आप उन्होंने जिस तरह से एक इंटरनेशनल खैर वो एजेंडा था, जिस तरह से उसको ब्रांड के तौर पे बना के पेश किया, लोगों के साथ कनेक्ट किया, 10-20 साल उन्होंने होमवर्क किया ना, उस यूथ को जवान होने दिया, उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर असरअंदाज होते गए, ओवरसीज़ के साथ कनेक्ट किया। उनसे पहले तो चंदा बटोरा शौकत खानम के नाम पे और मुख्तलिफ रफ़ाई इदारों के नाम पे, नमल यूनिवर्सिटी के नाम पे, और उनके साथ कनेक्ट कर लिया। इसी तरह से जो है ना उन्होंने यूथ के साथ कनेक्ट कर लिया, जो 20-25 साल की एज वाला ग्रुप है उनके ऊपर वो होमवर्क करते रहे, 30 साल की एज ग्रुप वालों के ऊपर होमवर्क करते रहे। और वो ऑब्वियसली एक सेलिब्रिटी था, उसको जो है ना वो एक अपना पास था एज क्रिकेटर, वो एक जो है ना वो हीरो, एक उसके वो पर्सनैलिटी को उन्होंने ब्रांड को जो है ना वो डेवलप किया, और वो कनेक्ट करके तो वो लोगों को इल्यूजन में लेके चले गए। लोग जो है ना वो एक ख्यालाती जो तसव्वुराती दुनिया उसके अंदर चले गए, और उसके अंदर वो उनका हीरो था, और वो कहते थे कि यही हमारा निजात हिंदा, यही हमारा मसीह है। तो वो एक क्रिकेटर से जो है ना वो हीरो बना, हीरो से वो जो है वो निजात हिंदा बन गया लोगों का। हालांकि वो था एक लोफर आदमी, प्ले बॉय का ट्रांसलेशन जो है ना लोफर होती है, उसको प्ले बॉय कहते थे आलमी सतह पे, तो प्ले बॉय मशहूर था। लेकिन अब वो लोग उसको इस तरह से कि वो कुछ भी कर ले, लोग उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, और काम तो उनकी जो है ना वो चॉइस थी ही नहीं। अभी किसी ने कोई एक जो है ना वो शो में लड़की कह रही थी कि वो जो है ना वो चलते फिरते बहुत अच्छे लगते थे, दुनिया में जाते थे तो पता चलता था कि हमारा वज़ीर आज़म है, काम का हमें मसला नहीं है। तो ये जब माइंड सेट हो तो जो कल्ट फॉलोइंग होती है ना, कल्ट फॉलोअर जब पैदा किए जाते हैं ना, तो उनको ये कहा जाता है कि हम आपसे वोट नहीं सिर्फ लेंगे, हम आपके ऊपर हुकूमत करेंगे, आपके जहनों में घुस जाएंगे, आपके जिस्मों में घुस जाएंगे, और आपकी सोच के अंदर हम ये बताएंगे, जो बताएंगे वही आप करेंगे, हम जैसे कहेंगे आप सोचेंगे, जैसे कहेंगे आप वैसे बोलेंगे। तो ये कल्ट फॉलोअर्स होते हैं, फिर वो आपकी ज़ुबान बन जाते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा था कि कहीं ब्रेक नहीं लगेगी। जैसे अलीमा खान का एक इंटरव्यू बहुत मशहूर हुआ, उन्होंने कहा कि अगर खान को नहीं छोड़ेंगे तो हम रेमिटेंसेस ओवरसीज़ को कह के रुकवा देंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान ने रिसीव किए। अच्छा, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि रेमिटेंसेस के, बल्कि तीन चीज़ें कहूँगा, कि पाकिस्तानियों की तादाद बहुत बड़ी है कुछ हालिया अरसे में, क्योंकि पॉपुलेशन एवरेज बढ़ रही है ना, साल की 50 लाख पॉपुलेशन बढ़ेगी, 2.53% हमारी एनुअल जो है पॉपुलेशन ग्रोथ है। अब अगर 50 लाख लोग जो है वो सालाना पैदा होंगे नए, तो कुछ बाहर भी जाएंगे, तो वो कुछ बाहर गए। और उसके अलावा ये कि जो राय रास्त पे लोग आए कुछ, वो भी एक वापसी का उनका सफ़र था। और तीसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि लोग अपने घर वालों को पैसे भिजवाते हैं। लोग वो बाई डिफ़ॉल्ट मुल्क को ही आने हैं, तो वो तो अपने घर वालों की नीड पूरी कर रहे होते हैं। तो लोगों ने इनकी इसलिए भी इस चीज़ को नहीं माना। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि कुछ लोगों की वापसी हुई है, लेकिन ये कि ये जो बाकी दो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से भी मेनली लोग अपने घर वालों को पैसे भिजवाते हैं। तो ये जो हार्ड लाइनर से उन्होंने कुछ कोशिश की भी होगी कि नहीं भेजे होंगे, बट अल्लाह ने क्योंकि जो है पाकिस्तान का अच्छा लिखा हुआ था, तो इसलिए कोई फ़र्क इस चीज़ से नहीं पड़ा। तो इन लोगों लेकिन आपको लगता है क्या किसी सियासी पार्टी की कॉल से ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस, ऐसा भी क्या क्रेज हो सकता है आपको लगता है? नहीं, ये देखें, ये ना सोशल मीडिया के ऊपर है, और उसके अलावा अब ये ड्राइंग रूम्स तक चले गए हैं। बाकी जो है वो आपको वहाँ पे अमूमी तौर पे 10 मई के बाद अब वो ख़त्म हो गई है शिद्दत। जो पहले सड़कों पे भी निकलते थे, जलसे भी करते थे, अब एक चीज़ का उनको होता है कि हम जो है ना वो मतलब इस हद तक जो न्यूट्रल वाला तबका था ना, जो उनकी तरफ थोड़ा झुकाव रखता था, वो वापस न्यूट्रल हो गया। सही। तो ये अब बेअसर हो गए। अब सिर्फ ये कि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी प्रेजेंस जो है वो थोड़ी सी है, बाकी इतना कोई मसला नहीं। ठीक है असद साहब, अब प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं, पॉडकास्ट को लाइटर नोट पर कोई जोक सुनाएं। देखिए, मुझे हंसी आनी चाहिए मुझे। अच्छा, मैं बस नहीं, जोक्स का ये मुश्किल काम है। शेर और जोक्स ये दोनों चीज़ें ऐसे होते हैं। मैं वैसे सिचुएशनल जो है ना वो चीज़ों को एंजॉय करता हूँ। कभी मेरी तरफ से सिचुएशनल ऐसी हो जाती, कभी लोगों की तरफ से। लेकिन ये कि ये एक ऐसा काम है जो मुझे लगता है कि मुझसे नहीं, आई वांट अ जोक फ्रॉम यू। मतलब आपको इतना आपने कामयाबी हासिल की, तो इस आप ज़रा थोड़े हैं मजाकिया या जुगते लगाने वाले? नहीं, मैं जुगते, अच्छा, मैं मजाक नहीं उड़ाता हूँ, जुगते नहीं लगाता हूँ।
मैं मजाक जो है ना वो मतलब उसको अगर कोई वो हो कि सर्कमस्टांशियल हो, आप अपने ऊपर जो करके ना जी जी तो वो करते हैं आप? उसको मैं एंजॉय कर लेता अच्छा हूँ अपनी चीज़ को करके कि यार वो मेरे जैसा जो है ना वो लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था। अब वो मतलब आप अपना करके लोगों को जो है ना वो उस चीज़ को एंजॉय करवा दें। बट ये कि मैं आई ट्राई नॉट टू मेक फन ऑफ अदर्स। तो ये एक होती है कि आप अब तो खैर संजीदगी ज़्यादा आंसर आ गया है। अब मुझे होता है कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो, आपको उसका ठीक है, मज़ा आता है। तो फिर शेर ही अर्ज कर दीजिए। वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिश्ती नहीं जो तेरी निगाह पे है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। असद आर चौधरी आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद थे। बहुत सारी हमने बातें की, उनकी कामयाबी का सफ़र जाना, कैसे वो एक छोटे से मकान से बड़े से घर में शिफ्ट हुए, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लगाईं और दूसरे ममालिक का उन्होंने सफ़र किया और खूब पैसा कमाया, और फिर सियासत में वो क्या कर रहे हैं। फिर हमने ये जानने की भी कोशिश की कि यूथ अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल कैसे बदल सकती है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।